हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में अविकारी शब्द पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में भी हमने अविकारी या अव्यय शब्द पढ़े थे। जो अविकारी या अव्यय शब्द हैं, इनके 4 भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज आगे समुच्चय बोधक व विस्मयादि बोधक हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं अविकारी या अव्यय शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो जो ये अव्यय शब्द है, इसके बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, अव्यय नाम देकर पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है अ प्लस व्यय, यानी जो खर्च नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो, वही अव्यय है। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, तो आप समझ गए होंगे कि किसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। इनके भेद के बारे में हम देखते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक जैसा कि हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक के बारे में। तो हम देखते हैं समुच्चय बोधक क्या होता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। मतलब यह है कि जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़े या किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़े या कोई वाक्यांश हो, पूरा वाक्य नहीं हो, किसी वाक्य का अंश हो, वह दूसरे वाक्य, यानी जैसे हम समझ लेते हैं ये कोई वाक्य है, ये कोई वाक्य है, तो ये जो दोनों वाक्य हैं इनको एक ही वाक्य के रूप में लिखा जाए। तो कब लिखा जाएगा? जब इनमें कोई ऐसा बीच में शब्द होगा जिससे ये पूरा वाक्य समझ में आएगा। तो इसके बीच में जो जोड़ने के लिए, यानी समूह बनाने के लिए, समुच्चय करने के लिए जो शब्द जोड़ा जाता है, उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहा जाता है। तो समझ में आया, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना या वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना या वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ना, यानी इनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वह समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे लेकिन, और, परंतु, या, अथवा इत्यादि प्रकार के शब्दों को हम वाक्य के बीच में लगाते हैं और वाक्य को जोड़ते हैं, तो यही समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। हमें ध्यान देना है। देखो, नोट में एक बात लिखिए, उसे अच्छे से समझिए। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द दो वाक्यों को जोड़ने के साथ ही, देखो ये दो वाक्य को तो जोड़ते ही हैं, यानी दो शब्द, दो वाक्य या दो वाक्यांश को तो जोड़ते ही है, ये हमने देखा परिभाषा में। साथ ही जो उस वाक्य से हमें क्या समझ में आता है, क्या प्रकट होता है उस वाक्य के माध्यम से, तो जोड़ने के साथ ही अर्थ, परिणाम, विकल्प या कारण भी बताते हैं। यानी जो ये समुच्चय बोधक शब्द है, इनको जोड़ने से वाक्य, अर्थ, परिणाम, विकल्प या कारण भी बताते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं इसके। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के प्रकार के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रकार है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम देखते हैं समानाधिकरण के बारे में, ये क्या होता है और किस प्रकार से होता है। संयोजक या योजक, जो समानाधिकरण है, संयोजक या विभाजक, योजक, इनके रूप में प्रयुक्त होता है। और जो इनकी प्रकृति होती है, जो समानाधिकरण वाक्य होते हैं, वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, यही इसकी पहचान भी है और हम इसे आराम से समझ सकते हैं। तो इनकी प्रकृति होती है संयुक्त वाक्य जैसी। जैसा कि हम जानते हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य समानाधिकरण होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जो संयुक्त वाक्य होंगे उनमें जो चिन्ह आएंगे, समुच्चय बोधक चिन्ह, यानी समुच्चय बोधक जो शब्द आएंगे, वो किस प्रकार के हैं, इनके भेद के बारे में समझने के लिए हमें यही देखना है। समानाधिकरण में संयुक्त प्रकार के आएंगे और जो अगला भेद आएगा इसका व्याधिकरण, उसमें मिश्र प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इनसे भी हम पहचान सकते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य होते हैं। एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं। जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें एक मुख्य वाक्य होता है, और जो उपवाक्य होते हैं वो जरूरी नहीं कि एक वाक्य में एक ही उपवाक्य हो, एक से अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं। अब हम देखें कुछ ऐसे शब्द जो इनको जोड़ते हैं
और समानाधिकरण में आते हैं। ऐसे वाले शब्द जिनकी प्रकृति किस प्रकार की है, संयोजक प्रकार की, वियोजक प्रकार की, या विरोध प्रदर्शन वाले शब्द, या परिणाम प्रदर्शन वाले शब्द। तो इनको समझने के लिए हमने अलग अलग लिखा है ताकि आपको पता रहे कि वाक्य में क्या अर्थ दे रहा है, विरोध बता रहा है, परिणाम बता रहा है, या वाक्य को अलग अलग समझाने का प्रयास कर रहा है। यानी अलगाव जिस वाक्य में दिखे उसे वियोजक प्रकार का वाक्य होगा। इसी प्रकार से संयोजक जो मुख्य वाक्य और उपवाक्य को जोड़ रहा है और उसमें जोड़ से मतलब उसमें संयोजन पैदा हो रहा है, मिलाप पैदा हो रहा है, वाक्य में अलगाव नहीं। जहाँ अलगाव हो उसे वियोजक प्रकार का शब्द कहेंगे। तो यहाँ इनको देख लेते हैं। संयोजक में किस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय शब्द आएंगे। तो संयोजक में जो संयोजक है उसमें आएंगे और, एवं, तथा। इसी प्रकार से जो वियोजक है इसमें आएंगे ताकि, या, कोई, चाहे, एक, नहीं, तो आदि। इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन, यानी जो वाक्य विरोध प्रदर्शन करे, जो संयुक्त वाक्य हो और उनमें जो समुच्चय शब्द जोड़ा गया है वह विरोध प्रकट करे, तो वो किस प्रकार के शब्द होंगे उसमें, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि। इसी प्रकार से ऐसे वाक्य जिनमें परिणाम दिखाया गया है या परिणाम जिससे प्रकट होता है वह होंगे अतः, अतएव, सो, फलतः आदि। इस प्रकार के वाक्य होंगे। इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं कि समानाधिकरण जो वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, उसमें किस प्रकार से समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होंगे। मीरा गाती है लेकिन राधा नाचती है। ये दो वाक्य हैं, इनको लेकिन शब्द से जोड़ा गया है और यहाँ बिल्कुल वाक्य में स्पष्ट हो रहा है कि मीरा गाती है लेकिन राधा नाचती है। दोनों के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा है राम गोरा है अथवा श्याम। देखो वहाँ लेकिन शब्द था, दोनों वाक्य थे और स्पष्ट वाक्य थे जो समझ में आ रहे थे। यहाँ पर राम गोरा है पूर्ण रूप से मुख्य वाक्य है, अथवा श्याम यहाँ सिर्फ एक शब्द लिखा गया है, यानी राम को श्याम से किस प्रकार से जोड़ा गया है, अथवा। दोनों में अंतर करके बताया गया है कि राम गोरा है अथवा श्याम, या श्याम यहाँ या भी बोल सकते हैं और अथवा भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से सीमा और रमा स्कूल गई। दो नाम दिए हुए हैं, सीमा और रमा, दोनों स्कूल गई है। तो यहाँ और लिखा हुआ है यानी जोड़ा गया है वाक्य को, संयोजक प्रकृति का है। यहाँ अथवा सब वियोजक प्रकृति का है। आगे देखते हैं हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक विभाजक शब्द होते हैं और इनकी जो वाक्य की प्रकृति होती है वह मिश्र प्रकार के वाक्य होते हैं, यानी अलग करने जैसा इसमें हमें बोध होता है। ऐसे अव्यय शब्द जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। वहाँ समानाधिकरण में हमने देखा कि जो वाक्य होते हैं वो संयुक्त प्रकृति के होते हैं और यहाँ मिश्र वाक्य हम जानते हैं, मिश्र वाक्य में जो मुख्य वाक्य होता है उस पर अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। यानी जो केवल आश्रित वाक्य बोले हम तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, सब अलग अलग तरह से अर्थ लगाएंगे, लेकिन ऐसा संयुक्त वाक्य में नहीं होता है, दोनों का अर्थ समझ में आता है। यहाँ आश्रित वाक्य है यानी मुख्य वाक्य पे आश्रित है, इसीलिए इसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। और ये होते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। जैसे अब यहाँ भी अलग अलग है, जो समुच्चय बोधक शब्द आएंगे वो अलग अलग प्रकृति के आएंगे। उद्देश्यवाचक आएंगे तो अगर उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक शब्द होंगे वो होंगे जो कि, ताकि। कारण बताने के लिए जो प्रयोग किए जाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द वह होंगे इसलिए, क्योंकि, के, कारण, चूंकि आदि। संकेत बताने के लिए यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि। इसी प्रकार से स्वरूपवाचक होंगे कि, जो, अर्थात, मानो आदि। ये मिक्स नहीं लिख करके मैंने अलग अलग इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो वाक्य की प्रकृति है, वाक्य क्या कहना चाह रहा है या क्या समझाना चाह रहा है। तो हम उदाहरण देखते हैं व्याधिकरण के। यदि बारिश आई तो मैं भीग जाऊंगी। यहाँ तो शब्द है जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। यहाँ मुख्य वाक्य है मैं भीग जाऊंगी।
अब भीग क्यों जाएगी? यदि बारिश आई तो, क्योंकि अगर ये बोला जाए यदि बारिश आई तो सब अपना अपना अलग अर्थ लेंगे। मैं भीग जाऊंगी क्योंकि बारिश आएगी। तो यहाँ तो है क्योंकि बारिश आएगी, यानी कि अगर क्योंकि बोलते हैं तो वहाँ स्पष्ट है कि बारिश आएगी, इसलिए मैं भीग गई, क्योंकि मैं भीग गई बारिश आई थी। लेकिन यहाँ तो शब्द है, तो यहाँ तो को समझो कि बारिश आई तो मैं भीग जाऊंगी। इसी प्रकार से मैं घर में हूँ क्योंकि बाहर धूप है, बाहर धूप है इसलिए मैं घर में हूँ। तो यहाँ क्योंकि शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। इसके बारे में देखते हैं। विस्मयादि बोधक यानी जो आश्चर्य अचरज में डाल दे और अचानक से ऐसे मन के भाव उत्पन्न हो जिससे मन के अंदर उठने वाले जो विचार है हमारे, वो सामने कुछ ऐसे विशेष ध्वनि के साथ प्रकट होते हैं, सामने वाला अपने आप समझ जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है, यानी हमारे मन में उठ रहे विचारों की अभिव्यक्ति एक विशेष प्रकार के शब्द से होती है। मनोभाव का उच्चारण एक विशेष प्रकार की ध्वनि से होता है, यानी जो विस्मयादि बोधक शब्द है उनकी एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिससे हर्ष, शोक, स्वीकार, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं। तो जो मन की अभिव्यक्ति है और मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार भाव है वो इनसे प्रकट होते हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार के शब्द आते हैं। हर्ष सूचक शब्द होंगे, वह होंगे आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। शोक सूचक शब्द होंगे आहा, आ, ओह, उफ, राम राम आदि। तो यहाँ देखो हमें देखना है, हर्ष का अर्थ है खुशी और शोक का अर्थ है दुख है। तो दोनों के जो शब्द होंगे वो विपरीत अर्थ देने वाले होंगे और ये बोलने से सामने वाले को सुनकर समझ में आ जाएगा। लेकिन बोलने में अगर हमसे गलती हुई, जैसे आहा और आह, यहाँ सिर्फ एक आ की मात्रा की गलती हो सकती है जिससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यहाँ अ के बाद हा है और यहाँ आ के बाद है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आहा शब्द हर्ष सूचक है जबकि आहा शब्द शोक सूचक है। उसके बाद भय सूचक शब्द होते हैं अरे, बाप रे आदि। अचरज सूचक आश्चर्य में डाल देने वाले शब्द ए, है, क्या आदि। अच्छा, जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है कि ये वाक्य के आरंभ में प्रयोग होते हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द के बाद खड़ी पाई का प्रयोग होता है। उदाहरण से इन्हें समझते हैं। देखो, जैसा कि पहचान में बताया है कि इनका प्रयोग सर्वप्रथम होगा। वाक्य के शुरू में विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। अरे ये क्या, अरे ये क्या, यानी अरे जो शब्द है वह विस्मयादि बोधक है। शाबाश, अभिषेक तुमने सफलता प्राप्त की। अगर यहाँ केवल ये बोला जाए अभिषेक तुमने सफलता प्राप्त की, तो वो खुशी और वो भाव पैदा नहीं होंगे जब तक कि हम जो विस्मयादि बोधक शब्द बोलने से होते हैं, यानी शाबाश, अभिषेक तुमने सफलता प्राप्त की। वाह, कैसा सुंदर दृश्य है। यहाँ आश्चर्य अचरज दिखाया गया है कि कैसा सुंदर दृश्य है। तो ये थे हमारे समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। अविकारी शब्दों को हमने पढ़ा जिन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो इन्हें स्पष्ट रूप से समझाया गया है। एक बार एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का और प्रयास करूँगी, तो आप इसको विस्तार से पढ़ें, उसके बाद ही ट्रिक के माध्यम से समझ में आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके लिए हिंदी के व्याकरण के वीडियो इसी तरह लगातार डाले जाते रहेंगे। आपका जो व्याकरण है हिंदी का वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही साइकोलॉजी की वीडियो भी हम शुरू कर रहे हैं। हमने पहला वीडियो डाल दिया है, उसकी तैयारी जारी है। तो आपको साइकोलॉजी के वीडियो भी देखने हैं और विशेषकर रीट फर्स्ट ग्रेड, इनके लिए ये वीडियो होंगे। वैसे तो ये सेकंड ग्रेड में भी वही टॉपिक आते हैं, लेकिन रीट और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है लगभग मिलता जुलता है। तो हम विशेष रूप से रीट को ध्यान में रखकर वीडियो बना रहे हैं। तो आप इन वीडियो को देखें और पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही हम जीके से संबंधित कुछ सब्जेक्ट लेकर उन पर भी वीडियो बनाएंगे।